मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 12वीं कक्षा की चौथी कविता ओड टू ऑटम पढ़ने वाले हैं। ओड का मतलब होता है वैसी कविता जो गीतमय हो, मतलब गीतमय कविताओं को हम लोग ओड कहते हैं। कुछ कविताओं को गीत के रूप में गाया जा सकता है, उसे हम लोग ओड कहते हैं। ओड टू ऑटम जिसके लेखक जॉन कीट्स हैं। सबसे पहले तो ये याद करने वाली बात है, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं उनको हाईलाइट कर दूंगा, जिसको आप याद कर लेंगे क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। जॉन कीट्स का जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था और 1821 ईस्वी में मात्र 26 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। तो सबसे पहले तो इस बात को हम लोग याद रख लेंगे कि उनका जन्म कब हुआ और उनका देहांत कब हुआ, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है। तो जॉन कीट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, मतलब अंग्रेजी के महानतम रोमांटिक कवियों में से एक थे। अंग्रेजी के महानतम रोमांटिक कवियों में से एक थे। वाज बॉर्न एट मूनफील्ड्स लंदन। उनका जन्म लंदन के मूनफील्ड में हुआ था। तो ये भी यहाँ याद रख लेंगे कि ये एक रोमांटिक पोएट थे और इनका जन्म जो था वो मूनफील्ड लंदन में हुआ था। लंदन के मूनफील्ड्स में हुआ था। He studied at क्लर्क्स स्कूल एट इनफील्ड। उन्होंने इनफील्ड के क्लर्क्स स्कूल में अपनी पढ़ाई करी थी। इसको भी याद रख लेंगे। उनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी? क्लर्क्स स्कूल मूनफील्ड में, सॉरी इनफील्ड में। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। वो क्रिकेट और बॉक्सिंग में बहुत इंटरेस्टेड थे। इसको भी याद कर लीजिएगा कि जॉन कीट्स क्रिकेट और बॉक्सिंग में बहुत इंटरेस्टेड थे। ही ग्रीव इनटू ए वेरेसियस रीडर। वेरेसियस कहते हैं भूखा, है ना, पेटू। लोग कहते हैं ना पेटू, बड़ी पेटू है, बहुत भूखा है। तो ये वोरेसियस रीडर थे, मतलब ये पढ़ने के बहुत भूखे थे, बहुत पढ़ते थे, बहुत पढ़ना चाहते थे। स्पेशली ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, और मैंने खास करके विशेषतः, स्पेशली मतलब विशेषतः या खास करके, यह ग्रीक माइथोलॉजी माने ग्रीक पुरानी कथाओं को, माइथोलॉजी कहते हैं पौराणिक कथाओं को, माने पुरानी कथाओं को। तो ग्रीक की पुरानी कथाओं को ये बहुत पढ़ते थे। ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्गिल्स एनीड। मतलब इन्होंने वर्गिल एक लेखक थे जिनकी मतलब रचना थी एनीड। तो वर्गिल के एनीड का अनुवाद करना शुरू किया, ट्रांसलेट करना शुरू किया। हिज एम्बिशन, एम्बिशन मतलब है लक्ष्य। हिज एम्बिशन टू बिकम ए पोएट वाज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ स्पेंसर फेरी क्वींस। मतलब उनकी कवि बनने की जो पहली इच्छा थी, सबसे पहले कब जागृत हुई? एक्वेंटेंस का मतलब होता है, एक्वेंटेंस कहते हैं परिचित होना। एक्वेंटेंस मतलब परिचित होना। जब वे परिचित हुए स्पेंसर की फेरी क्वीन से, जब स्पेंसर का फेरी क्वीन उन्होंने पढ़ा, उसके बारे में जब जाना, तो इनकी भी इच्छा हुई कि मुझे भी कवि बनना है। आगे पढ़ते हैं। हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814। मतलब उनकी पहली कविता लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ये याद रख लीजिएगा, लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर। मतलब इनकी पहली कविता थी लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ये 1814 में प्रकाशित हुई। इसको भी याद कर लीजिएगा। इनकी पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1814 में। His first volume of poetry entitled poem was published in 1817। मतलब इनकी पहली वॉल्यूम ऑफ पोएट्री मतलब काव्य संग्रह, कविताओं का संग्रह। कवि लोग एक किताब होता है जिसमें अपनी सारी कविताओं का संग्रह करते हैं,
तो इनकी पहली जो काव्य संग्रह थी या जो कविताओं का संग्रह था वो 1817 में पब्लिश्ड हुआ था। इसको भी मन करे तो याद कर लीजिएगा, इनका पहला काव्य संग्रह 1817 में प्रकाशित हुआ था। ही इज अच्छा इंटाइटल्ड पोएम, पोएम नाम था उसका, किताब का नाम पोएम था। हिज पोएम इडमियन वाज वेल एप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक कवि थे और उन्होंने उनकी प्रशंसा की थी। एप्रिसिएटेड मतलब प्रशंसा। उनकी कविता इंडिमियंस ये मतलब वर्ड्सवर्थ के द्वारा प्रशंसा की गई थी इनकी इस कविता का। इट वाज पब्लिश्ड इन 1818, वह 1818 में प्रकाशित हुई। हिज ऑड, ये याद कर लीजिएगा कि इनकी किस कविता का प्रशंसा उन्होंने किया था। इंडिमियंस वाज वेल एप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, इनके इस कविता का वर्ड्सवर्थ ने बहुत मतलब प्रशंसा किया था। और ये 1818 में प्रकाशित हुआ था। हिज ऑड मतलब उनकी गीतमय कविताएं, ऑन, उनकी गीतमय कविताएं कौन कौन है? ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रीसियन अर्न, तथा एंड मतलब तथा, ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम जो ये कविता है, मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इनको अंग्रेजी साहित्य का महान रोमांचक कवि बना दिया है ना। इनको अंग्रेजी साहित्य का महान रोमांचक कवि बना दिया इन कविताओं ने। सो डिड लिमिया एंड हाइपेरियन, मतलब और इसी प्रकार लिमिया और हाइपेरियन ने भी इनके प्रतिष्ठा को काफ़ी बढ़ाया। ही डेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821, उनका जो मौत था, उनकी मृत्यु जो हुई एट द एज ऑफ 26 साल की उम्र में 1821 में ये टीबी से मर गए। ट्यूबरक्लोसिस टीबी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बट विद इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, स्पैन मतलब अवधि, लेकिन जीवन की इस छोटी सी अवधि में ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, उन्होंने महानता को प्राप्त किया। हिज पोएम एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी, मतलब उनकी कविताएं और पत्र, हिज पोएम्स एंड लेटर्स, उनकी कविताएं और पत्र सुंदरता के जड़ों तक पहुंचती हैं, मतलब ब्यूटी के डेप्थ तक पहुंचती हैं। एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ, और उनके जीवन के कष्ट और पीड़ा के प्रति जागरूकता को दिखाती है। मतलब जीवन में क्या कष्ट आते हैं और क्या पीड़ाएं आती हैं, इसके प्रति उनकी कविताएं लोगों को जागरूक करती हैं। टू हिम, उनके अनुसार, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, मतलब किसी वस्तु की सुंदरता वह है जो हमेशा खुशी दे। उनके अनुसार किसी वस्तु की सुंदरता वह है जो हमेशा खुशी दे। और एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, मतलब सुंदरता ही सच्चाई है। ट्रूथ ब्यूटी, तथा सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, तथा सत्य ही सुंदर है। इन द पोएम और टू ऑटम, इस कविता और टू ऑटम में किड्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स स्पिरिट ऑफ ऑटम इन सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, मतलब इस कविता और टू ऑटम में किड्स ने शरद ऋतु की आत्मा के सुंदरता और उसके गुण, मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है गुण, और स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, इसकी आत्मा की सुंदरता और उसके गुण को कुछ यादगार तस्वीरों की श्रृंखला से, ये सीरीज मतलब यादगार तस्वीरों की श्रृंखला से इन्होंने ऑल्ड की मतलब माफ़ कीजिएगा, ये ऑटम की शरद ऋतु की सुंदरता को दिखाया है। एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, तथा प्रकृति की सुंदरता के सिद्धांत को ये प्रदर्शित करते हैं। एग्जिबिटिंग मतलब होता है प्रदर्शित करना,
और प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी ऑफ द नेचर, मतलब प्रकृति की सुंदरता के सिद्धांत को ये प्रदर्शित करते हैं। आइए अब कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता का फर्स्ट स्टेंजा है, सीजन्स ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मिस्ट कहते हैं धुंध या कोहरा, जो ठंड के दिनों में कोहरा छा जाती है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस मतलब धुंध और मीठे फलों से भरा हुआ मौसम। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन मतलब दोपहर के सूर्य का क्लोज बॉसम फ्रेंड मतलब निकटतम जिगरी दोस्त, है ना, सबसे नज़दीक का जिगरी दोस्त। ये इसलिए कवि कहते हैं क्योंकि शरद ऋतु में शरद ऋतु में सूर्य जब उगता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए सूर्य को कवि यहाँ पे शरद ऋतु का सबसे अच्छा दोस्त कहते हैं। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड द एंड ब्लेस, उसके साथ षड्यंत्र कर रहा है। कंस्पायरिंग मतलब षड्यंत्र करना या कानाफूसी करना भी आप कह सकते हैं। उसके साथ षड्यंत्र कर रहा है या कानाफूसी कर रहा है कि कैसे भर दिया जाए, लोड मतलब लाद दिया जाए, भर दिया जाए, एंड ब्लेस और आशीर्वाद दिया जाए। विथ फ्रूट द वाइन्स मतलब अंगूर की लताओं को फल से, वाइन्स मतलब होता है अंगूर की लता, तो अंगूर की लताओं को कैसे फल से भर दिया जाए। डैट राउंड द ट्रैच ईव्स रन, ट्रैच ईव्स कहते हैं जो हमारे घर के बाहर छज्जे निकले हुए होते हैं, घर के बाहर जो छज्जा निकला हुआ होता है उसको हम लोग ट्रैच ईव्स कहते हैं। तो जो उन अंगूर की लताओं को कैसे फल से भर दिया जाए जो छज्जे के चारों ओर फैली हुई हैं, रंस मतलब फैली हुई हैं। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, मोस्ट कहते हैं वैसा पेड़ जिस पर बरसात में काई लग जाता है। काई हरा हरा घास होता है, हम लोग यहाँ काई कहते हैं। तो हरा हरा घास नहीं, बरसात के दिन में कहीं हरा हरा मतलब घास की तरह ही नहीं लग जाता, उसको काई कहा जाता है। तो सेब के टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, जो कॉटेज ट्री कहते हैं घर के आसपास के पेड़ों को कॉटेज ट्री कहा जाता है। जो हम अपने घर के आसपास लगाते हैं तो उसको कॉटेज ट्री कहते हैं। तो कह रहे हैं कि घर के आसपास के पेड़ों को जिन पे काई लगी हुई है उनको सेब से झुका दिया जाए, मतलब सेब इतने उसमें फल पकड़ लें कि वो झुक जाए। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ रिपनेस टू द कोर, और सभी फलों को अंदर तक पका दिया जाए, और सभी फलों को अंदर तक पका दिया जाए। टू स्वेल द गॉड, गॉड कहते हैं कोहड़ा कहते हैं, कद्दू होता है, कद्दू भी कहते हैं, कोहड़ा कहते हैं हम लोग के यहाँ। तो टू स्वेल द गॉड और कोहड़े को फुला दिया जाए। एंड प्लम्प द हेजल सेल, हेजल सेल कहते हैं अखरोट को, और अखरोट और सेल्स कहते हैं उसके कवच को जो बाहरी हिस्सा होता है। और अखरोट के बाहरी हिस्से को प्लम्प कर दिया जाए मतलब फुला दिया जाए, मोटा कर दिया जाए। स्वेल मतलब भी फुलाना होता है और प्लम्प मतलब मोटा करना, समझिए आप। विथ ए स्वीट कर्नल मतलब एक कर्नल कहते हैं गुठली को या बीज को, तो एक मीठे बीज के साथ। टू सेट बडिंग मोर, और बडिंग मतलब होता है, बडिंग मतलब होता है कली शायद, तो टू सेट बडिंग मोर और कलियों को खिलने की, कहाँ गया, एंड स्टिल मोर और तब लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, बीज मतलब है मधुमक्खी, यहाँ डबल सी की तरह दिख रहा है लेकिन ये डबल ई है, BEES, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो और मधुमक्खियों के लिए बाद में फूलों को खिला दिया जाए। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, मतलब जब तक उन्हें ये न लगे कि ये गर्मी का दिन कभी ख़त्म नहीं होगा। मधुमक्खियों को खाने का दिक्कत हो जाता है जाड़े के दिनों में, क्योंकि फूल नहीं खिलते हैं तो वो गर्मी का दिन का इंतजार करते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि शरद ऋतु में जो धूप उगता है तो वो मतलब शरद ऋतु कानाफूसी कर रहा है कि फूलों को इतना भर दिया जाए कि मधुमक्खियाँ ये सोचें कि ये गर्मियों के दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे। सीज कहते हैं ख़त्म होना। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लेमजी सेल्स, गर्मियों के लिए
उनके चिपचिपे छत्ते लबालब भरे हुए हैं। क्लमजी सेल्स मतलब उनका जो छत्ता होता है उसको माफ़ कीजिए, क्लैमी सेल्स कहते हैं, मतलब चिपचिपा। और ओवर ब्रिम्ड मतलब जो मतलब भर जाए पूरा तरह से, पूरा लबालब भर दिया जाए उनके चिपचिपे छत्तों को, माने गर्मियों के लिए। अगला स्टेंजा देखते हैं, एक स्टेंजा खत्म हुआ कि हु हैड नॉट सीन दाई ऑफन एमिड दाई स्टोर। अब देखिए कवि इस कविता को 3 स्टेंजा में लिखे हुए हैं। पहले में उन्होंने यह कवि मतलब शरद ऋतु का वर्णन इस प्रकार किया है कि वो धूप से कानाफूसी कर रहा है कि कैसे प्रकृति को सुंदर बना दिया जाए। और दूसरे स्टेंजा में कवि बताते हैं, कवि शरद ऋतु का वर्णन एक महिला के रूप में करते हैं कि कवि लोग तो कुछ भी कर सकते हैं अपने शब्दों से। तो उन्होंने दूसरे स्टेंजा में शरद ऋतु का वर्णन एक महिला के रूप में किया है। यहाँ ध्यान दीजिए, हु हैज़ नॉट सीन दाई ऑफन, ऑफन है ये शॉर्ट फॉर्म है, एमिड दाई स्टोर, मतलब हु हैज़, ये हैज है, हैज या हैव को HATH कहते थे पुरानी इंग्लिश में, तो आप इसको हैज पढ़िएगा। किसने तुम्हें नहीं देखा है, दाई ऑफन एमिड दाई स्टोर, किसने तुम्हें अपने गोदामों में प्रायः नहीं देखा है, चाहे हमेशा नहीं देखा है। शरद ऋतु आता है तो गोदामों में उसकी मतलब झलक देखने को मिलती है, क्योंकि गोदाम थोड़े से नमी वाले हो जाते हैं, उसी को कभी कहते हैं। समटाइम्स हाउएवर सिक्स एबोर्ड में फाइंड, कभी कभी तुम इधर उधर भटकते हुए पाई जाती हो, मतलब एबोर्ड, एबोर्ड मतलब है विदेश में, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ होगा इधर उधर घूमते हुए पाई जाती हो। दाई सिटिंग केयरलेस ऑन ग्रेनरी फ्लोर, और तुम अनाजों के फर्श पर लापरवाही से बैठी हुई रहती हो। केयरलेस सिटिंग मतलब लापरवाही से बैठना। ऑन द ग्रेनरी फ्लोर, ग्रेनरी फ्लोर माने अनाजों के फर्श पर, जहाँ अनाज रखे जाते हैं। तो जहाँ अनाज रखे जाते हैं शरद ऋतु वहाँ भी पहुँच जाती है, क्योंकि वहाँ भी आप देखते हैं जाड़े के दिनों में अनाज भी हमारे थोड़े से नमी वाले हो जाते हैं। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग वाइंड, विंड भी कहते हैं उसको, हवा, तुम्हारे बाल हवाओं के झोंकों से उड़ते हैं। और ऑन ए हाफ रिप्ड फॉरो साउंड ए स्लिप, या आधे कटे फसलों की क्यारियों पर, यहाँ ध्यान दीजिए, हाफ रिप्ड फॉरो साउंड, हाफ रिप्ड फॉरो मतलब आधे कटे फसलों की क्यारियाँ, साउंड स्लिप और तुम सोई रहती हो उन क्यारियों पे। अगला देखते हैं, ड्रॉस्ट विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज कहते हैं अफीम के पौधे को। ड्रॉज्ड विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज मतलब अफीम के पौधों की सुगंध से नशे में, वाइल नशे में मतलब तुम सोई रहती हो उन क्यारियों पे। ये अब यहाँ से अगला सेंटेंस शुरू होता है, कॉमा है यहाँ पे, वाइल दाई हुक स्पेस द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्विंड फ्लावर, और हुक कहते हैं हाशिए को, और तब तुम्हारा, दाई मन तुम्हारा, योर, तब तुम्हारा हाशिया, हाशिया जिससे फसल काटा जाता है, तब तुम्हारा हाशिया स्पेयर द नेक्स्ट, स्पेयर मतलब है छोड़ना, छोड़ देता है, नेक्स्ट स्वैथ एंड मतलब अगले क्यारी को, मतलब जब तुम फसल काटती हो अपने हाशिए के साथ तो तुम्हारा हाशिया अगले क्यारी को छोड़ देता है, एंड इट्स ट्विंड फ्लावर्स, और क्योंकि मतलब वो अभी पूरी तरह से पके नहीं है, उस पर अभी फूल है, ट्विंड फ्लावर्स हैं, मतलब खिले हुए फूलों को छोड़ देता है तुम्हारा हाशिया। एंड सम टाइम लाइक ए ग्लेनर दाउ डॉस्ट कीप, और कभी कभी, ग्लेनर कहते हैं अनाज इकट्ठा करने वालों को, जो अनाज एकत्र करते हैं, और कभी कभी अनाज एकत्र करने वाले के रूप में तुम एसटीडी दाई लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रुक, मतलब इसका अर्थ होगा हमेशा अपने लदे हुए सिर के साथ पानी की क्यारियां पार करती हो, माने एसटीडी, एसटीडी मतलब हमेशा, लगातार,
दाई योर लेडन हेड मतलब लदे हुए सिर, मैंने सिर पे बोझा लिए हुए। ए क्रॉस मतलब पार करना। ए ब्रुक मतलब जो खेतों में पानी पटाने के लिए पानी की क्यारियाँ या नालियाँ बनाई जाती हैं, उन नालियों को तुम पार करती हो अपने सिर पर बोझा लेके। ठीक है, ब्रुक मत होता है खेतों में पानी जो पटाया जाता है उसके लिए नालियाँ बनाई जाती हैं, उन नालियों को कहते हैं या क्यारियों करते हैं जिनसे पानियाँ बहती हैं। और एसटीडी मत होता है लगातार। बट सॉरी और बाई ए साइडर प्रेस, साइडर प्रेस कहते हैं जूस निकालने वाली मशीन को। और जूस निकालने वाली मशीन के को विथ पेटेंट लुक, और तुम शांति से देखते रहती हो। दाउ वाचेस्ट लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स, और उसके टपकते हुए रस को, ओजिंग्स मतलब टपकना या रिसना, उसके टपकते या रिसते हुए रसों को तुम आवर्स बाई आवर्स घंटों घंटों तक देखते रहती हो। आइए अब इस पोएम के थर्ड स्टेंजा को पढ़ते हैं। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कहाँ है बसंत के गीत। ए वेयर आर दे, कहाँ हैं वे। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। दाऊ हैज़, बोले थे अभी कि इसको हैज़ पढ़िएगा चाहे हैव पढ़िएगा। दाऊ, दाऊ मतलब योर चाहे यू, तो यू, दाऊ मतलब यू और दाई मतलब योर। तो यू हैव योर म्यूजिक टू, दाऊ हैव दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास खुद का भी गीत है। आप देखते होंगे कि बसंत ऋतु पे तो ज़्यादातर कवि या ज़्यादातर मतलब गीतकार गीत लिखते हैं, परंतु शरद ऋतु पे कोई उतना गीत नहीं लिखता या उतनी कविताएं भी आपको नहीं मिलती होंगी। तो कवि कहते हैं कि तुम बसंत के गीत को मत सुनो, वो पता नहीं कहाँ है, तुम्हारे पास खुद का म्यूजिक है। वाइल बैरेड क्लाउड्स ब्लूम, जब बादलों के टुकड़े चमकते हैं। द सॉफ्ट डाइंग डे मतलब समाप्त होते हुए दिन, जो मैंने प्यार से जो दिन समाप्त होता है, मीठे दिन जो समाप्त होते हैं, उसमें समाप्त हो जब मतलब शाम का समय होता है, तो जो बादलों के टुकड़े चमकते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स, स्टबल कहते हैं फसल काटने के बाद जो खूंटी बच जाती है खेत में, उसको स्टबल कहते हैं। अब हरियाणा में होता क्या है कि वहाँ लोग ऊपर ऊपर से फसल खाली काट लेते हैं और पूरा बाकी उसका डंठल छोड़ देते हैं खेतों में, उसी को स्टबल प्लेन मतलब स्टबल कहते हैं, और प्लेन माने खेत। तो और वो खेतों के स्टबल मतलब खूंटियों को छूते हैं विथ रोजी ह्यू, गुलाबी रंग के साथ। ठीक है, देन इन ए वेलफुल कोयर, क्वायर इसको क्वायर कहिए। तो देन ए वेलफुल क्वायर मतलब तब उदासी वाली शाम, है ना, तब उदासी वाली शाम में द स्मॉल गैंड्स मॉर्न, छोटे कीड़े जो हैं वो गाते हैं, शोक गीत गाते हैं। ठीक है, तब उदासी वाली शाम में छोटे कीड़े शोक गीत गाते हैं। एमोंग द रिवर सैलो मतलब नदियों में बेत की लकड़ी के पेड़ों से। सैलो होता है कि बेत एक पौधा होता है, उसी के वो नदियों में पाया जाता है, उसी को हम लोग सैलो कहते हैं। तो नदियों में बेत के पौधों से जब छोटे कीड़े गाते हैं, बॉर्न एलोफ्ट और सिंकिंग एज लाइट वाइंड लाइव्स और डाई, और उनके आवाज़ उठते हैं और डूबते हैं जैसी हल्की हवा बहने की आवाज़ आती है। जब हल्की हल्की हवा बहती है तो कैसे धीरे धीरे आवाज़ आती है, फिर रुक जाती है, फिर हमारे कानों में धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देती है। वैसे ही उनके गीत, उनके शोक गीत जो हैं कीड़ों के, वो कवि को सुनाई दे रहे हैं। एंड फुल ग्रॉन लैम्प्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न मतलब हिली बॉर्न कहते हैं पहाड़ी की चोटी से, और पहाड़ी की चोटी से जब फुल ग्रॉन लैम्प्स बड़े हो चुके मेमने जब पहाड़ी की चोटी से चिल्लाते हैं, मिमियाते हैं। हेज क्रिकेट्स सिंग जंगली झिंगुर गाते हैं। एंड नाउ विथ टेरिबल सॉफ्ट और उनका जो मतलब टेरिबल सॉफ्ट माने कड़ा मीठा लगने वाला जो आवाज़ होता है, वो
वो भी एक गीत है तुम्हारा। द रेड ब्रेस्ट विसेल्स, रेड ब्रेस्ट कहते हैं एक ऐसी चिड़िया जिसका मतलब नीचे का भाग लाल होता है, उसे रॉबिन भी कह सकते हैं। तो रॉबिन चिड़िया चहचहाती है, विसेल्स मैंने सीटी मारना, वो लोग ऐसे ही चहचहाते हैं। फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, मतलब बगीचे के चार दीवारी से, क्रॉफ्ट मैंने जो बगीचे पे जो बेड़ा लगाया, बेड़ लगाया जाता है, मतलब घेरा जाता है उसको बांस से, तो उसको हम लोग क्रॉफ्ट कहते हैं। गार्डन क्रॉफ्ट माने बगीचे का बेड़ा। तो बगीचे के बेड़े से जब रॉबिन चिड़िया चहचहाती है, एंड गैदरिंग स्वेलोज, और आबाबिल, बिलों का जो समूह होता है वो हल्ला करता है, ट्विटर्स इन द स्काई, मतलब आकाश में शोर मचाता है। तो कवि कहते हैं ये सब तुम्हारे गीत हैं। हमने देखा फर्स्ट स्टेंजा में कवि ने वर्णन किया था शरद ऋतु का एक मतलब जो मैच्योरिंग सन के साथ कानाफूसी कर रहा है कि कैसे विकास मतलब किया जाए, सब कैसे फलों को पकाया जाए, प्रकृति को कैसे सुंदर बनाया जाए। दूसरे स्टेंजा में हमने देखा था कि कवि ने उनका शरद ऋतु का एक औरत के रूप में वर्णन किया था। और तीसरे स्टेंजा में हमने देखा था कि कवि बताते हैं कैसे प्रकृति तुम्हारे लिए गीत गाती है, इसीलिए तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए कि लोग बसंत के लिए गीत गाते हैं और तुम्हारे लिए नहीं गाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।